अस्सलामुअलैकुम नाइन क्लास। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने लगे हैं। नाइन क्लास मैंने आपको बताया जैसे आगे भी कि हम जो है वो अब मैं आपको बुक से रीडिंग जैसे रीडिंग होती है रीडिंग की तरह से पढ़ाऊँगा और मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बताऊँगा और कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा ताकि आपके जो है पेपर में अच्छे नंबर भी आएँ और आपको समझ भी आए कि आप पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कि कहाँ पे एमसीक्यूज़ है, कहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है और कहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ पे आपको मुश्किल आएगी वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकेंगे और मैं आपको वहाँ पे जो है ना क्लियर भी करूँगा। ठीक है, अब हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने लगे हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स यानी कि शुरुआत क्या होती है किसी भी चीज़ की। जैसे फंडामेंटल्स जैसे नर्सरी क्लास प्ले ग्रुप क्लास होती है ना आपकी स्टडी की स्टार्ट की, इस तरह केमिस्ट्री की फंडामेंटल्स क्या हैं। ठीक है, कहाँ से केमिस्ट्री शुरू होती है, बेसिक्स क्या हैं केमिस्ट्री की, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखें कि पूछा गया है कि इंट्रोडक्शन बताया गया है कि इंट्रोडक्शन किस चीज़ का, केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या है जी। The knowledge that provide understanding of this world and how it works is science। साइंस की डेफिनेशन ये भी है, बायोलॉजी में भी आपने पढ़ी है। ठीक है ना, कि आपने इसमें जो डेफिनेशन है वो क्या कह रही है कि द नॉलेज ऑफ डैट प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड, वो नॉलेज जो ज़िंदगी में दुनिया को समझने के काम दे और कैसे दुनिया वर्क कर रही है, ये साइंस कहलाती है। दुनिया में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जानदार भी आते हैं, बेजान चीज़ें भी आती हैं और केमिकल्स भी आते हैं। अगर जानदारों की स्टडी है तो वो बायोलॉजी में पढ़ेंगे, अगर ना बेजान चीज़ों की स्टडी है तो वो फिज़िक्स में पढ़ेंगे और अगर केमिकल की स्टडी है तो वो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब की स्टडी साइंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइंस क्या है जी, साइंस है जी जनाब आपकी वो स्टडी जिसमें हम वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, नेक्स्ट में हम जो है ना वो पढ़ते हैं अब अपना अगला केमिस्ट्री क्या है जी, द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री क्या चीज़ है जी, साइंस की वो ब्रांच है जो डील करती है कंपोजिशन करते हैं बनाना। ठीक है ना, मुख्तलिफ़ चीज़ों को मिलके कुछ बनाना। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया साख्त को कहते हैं। ठीक है, यानी किसी चीज़ की शेप, साख्त को। प्रॉपर्टीज़ उसकी खुसूसियात। ठीक है, एंड रिएक्शंस और उसके रिएक्शंस ऑफ मैटर के रिएक्शन। मैटर में 3 चीज़ें आती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसके रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। कंपोजिशन क्या कहते हैं, बनाना, मतलब 2-3 चीज़ें मिलकर आपस में बनाती हैं, वो क्या होती हैं, कंपोजिशन। स्ट्रक्चर, साख्त, वो जो चीज़ बन गई है या कोई चीज़ है, जैसे मिसाल के तौर पे लोहे का डब्बा है, वो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और प्रॉपर्टीज़, उसकी खुसूसियात कि वो मजबूत है, वो लोहा है, उसके साथ मैग्नेट चिपक सकता है, तो वो प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। रिएक्शन ऑफ मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी वो सॉलिड है तो इस चीज़ को हम उसका जो रिएक्शन है वो हम किस में पढ़ेंगे कि उसमें से करंट गुजर सकता है, वो हीट स्टेबल है। ये सब चीज़ें जो है हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अब आप इसमें आगे एक लाइन ये भी ऐड कर सकते हैं, इट डील एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये हर ज़िंदगी के एस्पेक्ट्स के साथ डील करता है, यानी ज़िंदगी के हर चीज़ के साथ ये डील करता है, हर लम्हे के साथ डील करता है, हर मौके के साथ डील करता है। अब आगे मज़ीद इसके अंदर जो ये लिखी ना जो पैराग्राफ है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ इन डेली लाइफ, इमेजिंग द रोल ऑफ मैजिंग पेट्रोल प्रोडक्ट, मेडिसिन, ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट, पेपर, प्लास्टिक, पेंट, पिगमेंट्स, इंसेक्ट्स, पेस्टिसाइड्स विच आर द फ्रूट ऑफ द एफर्ट ऑफ केमिकल्स। ये वो चीज़ें हैं जो केमिकल्स में आती हैं। ठीक है ना, जिसमें क्या है, प्लास्टिक, पेपर, डिटर्जेंट है, सोप है, साबुन है, सर्फ है, पेंट है, ये सब चीज़ें केमिकल से मिलके बनती हैं। ये चीज़ें बताई गई हैं, कोई शॉर्ट नहीं है ना ये कोई एमसीक्यूज़ है, ये वैसे आपकी समझाने के लिए आपको बताई गई हैं। ठीक है ना, कि केमिकल्स होते क्या चीज़ें हैं, ये आपने सिर्फ रीड आउट करना है कि इसमें है क्या। डेवलपमेंट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री, जिसमें टॉक्सिक वेस्ट आते हैं, यानी कि जो ख़तरनाक वेस्ट होते हैं,
कंटामिनेटेड वाटर जो गंदा पानी है, पोल्यूटेड एयर जो कि गंदी हवा है। ऑन द अदर हैंड केमिस्ट्री आल्सो प्रोवाइड नॉलेज, केमिस्ट्री नॉलेज भी प्रोवाइड करती है, टेक्निक्स भी प्रोवाइड करती है टू इम्प्रूव आवर हेल्थ, अपनी सेहत को इम्प्रूव करने के लिए, एंड इन्वायरमेंट और अपने माहौल को इम्प्रूव करने के लिए, एंड टू एक्सप्लोर एंड टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्स, कैसे हम नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब जो है हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की बातें थी ताकि आपको पता हो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ क्या रहे हैं। अब आगे हम कुछ ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। ये पैराग्राफ में सिर्फ ये बताया गया है, ये पैराग्राफ है कि ये ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, कौन कौन सी, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये पैराग्राफ आपने याद नहीं करना, सिर्फ आपको बताने के लिए है। याद जो चीज़ आपने करनी है वो है फिज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या चीज़ है? फ़िज़िकल केमिस्ट्री इज़ डिफाइन एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, वो ब्रांच है केमिस्ट्री की डेट डील विद द, अब देखो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डेट डील विद द, फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विद डील विद द। ये आपने लाइन आपको बहुत जगह पे मिलेगी। आपने बायोलॉजी में भी जो ब्रांचेस पढ़े हैं उसमें भी आपने ये लाइनें सुनी होंगी कि वो ब्रांच है बायोलॉजी की, या वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन, जो कंपोजिशन को डील करती है, एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन देम। यानी फिज़िकल केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप पढ़ेंगे किसका? बिटवीन कंपोजिशन बनाने को कहते हैं, ठीक है ना, मिक्सचर को कहते हैं, बनाने को कहते हैं, एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, यानी वो फिज़िकली कैसा दिख रहा होगा। एक होती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो कैसा दिख रहा होता है, नज़र कैसा आ रहा होता है, मिसाल वो रेड कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, किस कलर का नज़र आ रहा है, या लिक्विड है, या सॉलिड है, या गैस है, ऑफ मैटर, ठीक है ना, अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम। उसकी कंपोजिशन पढ़ेंगे या उसकी जो अपीयरेंस है वो पढ़ेंगे, वो किस में आएगी? फिज़िकल केमिस्ट्री में, ठीक है ना। अब इसके आगे आपने, ये तो होगी शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से एक लाइन, ठीक है, आपने डेफिनेशन इसकी लिख दी। वो आगे आप क्या चीज़ एक लिखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपको फ़िज़िकल केमिस्ट्री में बड़ा अच्छा आपको पता है इसके बारे में, और आप जो है ना 2 नंबर लेने के काबिल होंगे, ठीक है। आपने क्या करना है? आपने कहना है स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। आपने क्या कहना है? फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। ये आपने क्या पॉइंट बना के एक लिख देना है, ठीक है। अगर आप लिख दें बेहतर है, ना लिखें तो आपके नंबर कम नहीं होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे अच्छे नंबर आएँ और मैं यानी कि बहुत अच्छा पेपर करूँ, कि मेरा पेपर इम्प्रेसिव हो, तो आप लिखें फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड। मैं आपको ऐसी चीज़ें बताता रहूँगा जिससे आपका पेपर अच्छा होगा और टॉपर ऑफ द टॉप पेपर होगा आपका, ठीक है ना। ये चीज़ आप इसमें ऐड कर दें, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ गैस, स्टडी एंड सॉलिड्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन, बिहेवियर ऑफ गैसेस और सॉलिड, लिक्विड, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये सब क्या है? स्टडीड अंडर दिस ब्रांच। आपने एंड पे ये भी लिखना है, आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच, इस ब्रांच के अंडर स्टडी की जा सकती है, यानी कि मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, और बिहेवियर ऑफ गैसेस, सॉलिड, लिक्विड आर स्टडीड अंडर दिस ब्रांच, या आर स्टडीड इन दिस ब्रांच भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अंडर लिखना लाजमी नहीं है, आर स्टडीड इन दिस ब्रांच, ये आप लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। डेफिनेशन भी लिखेंगे तो आपकी बात पूरी हो चुकी है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, ये सब हम आगे पढ़ेंगे कौन से कंपाउंड होते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड, मजबूत बॉन्ड जो आपस में बन जाते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, CH बॉन्ड, ठीक है ना, उसकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उनके डेरिवेटिव्स, और उनके जितने आगे डेरिवेटिव्स हैं उनको पढ़ना जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। अब आप इसके अगर आगे लाइन ऐड करना चाहें तो कौन सी लाइन ऐड करेंगे? आप इसके आगे लाइन करेंगे ऐड स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। अब इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि स्कोप की हेडिंग दें, स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको मुश्किल ही ना हो। अब यहाँ पे दें स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री। ये मैं भी आपको इधर कर देता हूँ ताकि जो है ना आपको समझ आ जाए। ठीक है जी। स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपने हेडिंग देनी है। हेडिंग देनी है तो ये आपका जो है ना उसके नीचे आपने लिख देना है पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। ये आपने नीचे पॉइंट की फॉर्म में लिख दें, या जैसे यानी कि एक पॉइंट, जैसे कि देखें मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट है, ये आपने एक डॉट बनाया और लिख दिया कि पेट्रोलियम, ठीक है। फिर एक पॉइंट बनाया, ठीक है, उस पर लिख दिया आपने पेट्रोकेमिकल्स। फिर एक पॉइंट बनाया, उसमें आपने लिख दिया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ठीक है ना। ये चीज़ है, ठीक है। ये आपने इस तरह से करना है, ठीक है। इनके आगे आपने ये लिख देना है पेट्रोलियम, इस पॉइंट के आगे नीचे लिख देना है पेट्रोकेमिकल्स, और एक और पॉइंट आगे लिख देना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। आप मुझे बताएं कि पेपर सेट जो चेक कर रहा है वो आपसे मुतमिन होगा कि नहीं, सिर्फ 3 लफ्ज़ याद करने से एक्स्ट्रा वो आपसे मुतमिन होगा कि यार इस बच्चे ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन भी लिखी है और नीचे इसका स्कोप भी लिखा है और पॉइंट्स की फॉर्म में बड़ा प्यारा खूबसूरत सजा के लिखा है, ठीक है जी। और अगर आप डेफिनेशन भी लिख दें तो आपका नंबर पूरे मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि नंबर कटेंगे आपके, ठीक है। लेकिन अगर आप इस तरह लिखें, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, तो आप इस तरह लिखें तो आपको नंबर पूरे मिलने का 100% चांस है। अब आगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आपको आ गई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका उल्टा है, उसमें हम पढ़ेंगे जनाब, उसमें हम पढ़ेंगे inorganic chemistry deal with the study of all elements and their compounds, except those of compounds of carbon and hydrogen, hydrocarbons and their derivatives। यानी हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को नहीं पढ़ेंगे, उनके अलावा सारे कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स को पढ़ेंगे। जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है, और उनके डेरिवेटिव्स नहीं होंगे, उस सारे जो बाकी बचते हैं ना, उनके कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब आप इसके आगे भी जो पॉइंट वाली मैंने आपको बात बताई है वो लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इट इज़ एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन जो है ना, आप पहले एप्लीकेशन की हेडिंग दें, ठीक है, एप्लीकेशन की हेडिंग दें। आप एप्लीकेशन की हेडिंग दे के आप उस पर लिखें कि केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट एंड सिरामिक्स। बस इतनी बात। एप्लीकेशंस के नीचे आप एप्लीकेशन की हेडिंग दें, ऊपर एप्लीकेशन की हेडिंग देने के बाद आप नीचे लिखें केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट एंड सिरामिक्स। इस तरह भी लिख सकते हैं 3 पॉइंट बना के, ग्लास, सीमेंट एंड सिरामिक इंडस्ट्री लिखना है आपने आगे हर एक के साथ, ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री या सिरामिक इंडस्ट्री। यहाँ आप सिर्फ लिख दें एप्लीकेशन सच एज केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट एंड सिरामिक्स। बस ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ये चीज़ें वो हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड नहीं होते, उसके अलावा वाले कंपाउंड हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। ये वो वाले कंपाउंड होते हैं, ठीक है। इनकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं जूम इन और कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना वो और मज़ीद क्लियरफाई हो जाए। अच्छा जी, लो जी, आगे आके आपकी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री कौन सी ब्रांच है जी? बायोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। पहले तो हम इसमें स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर कंपोजिशन पढ़ते हैं, फिर हम इसमें पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी हमने उसकी साख्त पढ़नी है, उसके वो कंपोजिशन यानी वो कैसे बना है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, उसके अंदर जो कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, सब्सटेंसेस के अंदर कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, क्या सब्सटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या है, सब्सटेंसेस की कंपोजिशन कैसे हुई है और सब्सटेंसेस के केमिकल रिएक्शन कैसे हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे खून है ना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन किस चीज़ से बनी है, वो किस चीज़ से मिलके बना है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट से मिलके बना है। केमिकल रिएक्शन कौन से हो रहे हैं, मतलब खून जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है ना, खून कौन से केमिकल रिएक्शन कर रहा है ऑफ सब्सटेंसेस, उसके अंदर जो सब्सटेंसेस है वो कौन से केमिकल रिएक्शन कर रही है, मतलब रेड ब्लड सेल जो है वो खून को रेड कर रहा है, वाइट ब्लड सेल्स जो है वो जर्म्स को किल कर रहा है। ये सब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है ना, हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। अब आपने इसके भी आगे पॉइंट बनाने हैं, तो आप क्या बना सकते हैं इसके आगे पॉइंट, अब इसके आगे पॉइंट बना सकते हैं बायोकेमिस्ट्री इमर्जेस बिगेन स्टडी फ्रॉम फूड एंड फंडामेंटल एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इसकी, एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री
फील्ड ऑफ मेडिसिन, आप लिख सकते हैं मेडिसिन, फूड साइंसेस एंड एग्रीकल्चर। बस आप एग्जांपल में ये लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स के आगे आपके इसके 3 एग्जांपल मौजूद हैं, बस आपने एग्जांपल लिखनी है और बायोकेमिस्ट्री लिखनी है, आपकी डेफिनेशन कंप्लीट है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़, जिसमें रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस और प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं उसकी। रेडियो एक्टिविटी होती है रेडियो की एक्टिविटीज़, मतलब एटम बम बन रहा है ना अगर मिसाल के तौर पे, तो उसकी जो एक्टिविटीज़ है ना वो कहलाती है रेडियो एक्टिविटी। या और भी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, मिसाल के रेडियोथेरेपी है, वो रेडियो एक्टिविटी है एक, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, रेडिएशंस जो है ना, मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशंस जो है ना उनको यूज़ करते हैं रेडियोथेरेपी के लिए। मतलब रेडिएशंस को जिस हिस्से को सही करना होता है उस जगह पे लगाते हैं, जिसकी वजह से वो हिस्सा जो है ना वो उसमें जो गलत सेल होते हैं ना, मार्जिन सेल होते हैं, वो डेथ हो जाती है उनकी, उसे कहते हैं रेडियोथेरेपी। वो रेडियो एक्टिविटी है, ठीक है। यहाँ एटम बम के अंदर जो रेडिएशन यूज़ हो रही होती हैं, तो न्यूक्लियर प्रोसेस यानी न्यूक्लियर बॉम्ब यानी एटम बॉम्ब, ठीक है, उसका जो प्रोसेस है उसे कहते हैं न्यूक्लियर प्रोसेस, और उनकी प्रॉपर्टीज़, इस सब को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसमें हम बेसिकली एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हमने इसमें क्या करना है, इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ केमिकल इफेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन विद इन एनिमल प्लांट्स एंड, ठीक है। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं वास्ट एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन है ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी, मैंने आपको जैसे कि बताया था, ठीक है ना। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, बस आप ये 2 इसकी पॉइंट बना के जो है ना एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको आगे पॉइंट का तरीका बताया ना, एक दफ़ा अगर जिनको नहीं थोड़ा सा रिकॉल हुआ मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको ये बताया ना स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहीं से आपने यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन, और नीचे पॉइंट्स में आपने क्या लिख देना है, पॉइंट्स में लिख देना है ट्रीटमेंट, रेडियोथेरेपी, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। बस ये चीज़ें आपकी जो है ना न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन को कंप्लीट करती हैं। अब आगे आपकी आ गई इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि अज्जा। जैसे एक मोबाइल है, जैसे कि एक मोबाइल के अंदर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एलसीडी है, उसकी बैटरी है, ठीक है ना, ये इसकी कंपोनेंट है। ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या हैं, यानी कि पानी, आग, धूप, यानी कि जो बारिश हो रही है या धूप है या गर्मी है या बर्फ़बारी है, ये सब उसके कंपोनेंट है। एंड इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के इफ़ेक्ट क्या हैं ऑन द एनवायरनमेंट, इन्वायरमेंट के ऊपर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के क्या इफ़ेक्ट हैं। यानी इंसान अगर गाड़ियों में से धुआं निकालता है या फैक्ट्रियों में से धुआं निकालता है तो उसके माहौल पे क्या असर होते हैं, शोर फैलाता है तो उसके माहौल पे क्या असर होते हैं, इस सब की स्टडी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। अब आप इसको आगे इसके अगर बात करना चाहें ना, कि आगे इसके आगे कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस, आप लिखेंगे नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट। बस अब ये लिखेंगे द नॉलेज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस टेक प्लेस इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंटल में केमिकल प्रोसेस जो हो रहे हैं ना वो सब क्या आएंगे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका आ गया एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है जी? इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स। मतलब सेपरेशन करना और एनालिसिस करना सैंपल की टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स। मतलब आपने ना एक सैंपल लिया है ना, मिसाल के तौर पे ब्लड का सैंपल लिया है मिसाल के तौर पे, उसमें आपने वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स की सेपरेशन कर दी और उनके एनालिसिस किया, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की काउंट कितनी है, वाइट ब्लड सेल की काउंट कितनी है, प्लेटलेट्स की कितनी है। ये जो एनालिसिस किया ना, ये आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़े हैं। अब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया ना, हो सकता है उसका रिलेशन इसमें ना हो, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक बात बताई है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है ना, उनको उनमें जो चीज़ें पाई जाती हैं कंपोनेंट्स में, सेपरेशन उनकी करना और उनको एनालाइज करना कि इसमें कौन से कंपोनेंट पाए जा रहे हैं, कौन से अज्जा पाए जा रहे हैं, किन से मिलके बना है। मिसाल के तौर पे एक ऑरेंज जूस है ना, वो ऑरेंज के पाउडर और चीनी और पानी से मिलके बना है, ये उसके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, उनसे मिलके बना है, इसे कहते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि द सेपरेशन इज़ कैरिड आउट प्रायर टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
उसके बाद ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बारे में बताया गया है। उसके बाद आपको बताया गया है टेक्निक्स आर यूज। स्कोप आप यहाँ पे लिख सकते हो स्कोप। इसका स्कोप क्या है जी? इस स्कोप कवर करता है जी फूड को, वाटर को और एनवायरनमेंट को और क्लिनिकल एनालिसिस को। जो मैंने आपको बताया ब्लड के सैंपल्स को एनालिसिस करना, उसे कहते हैं क्लिनिकल एनालिसिस, ठीक है ना। इसमें फूड, वाटर, एनवायरनमेंटल और क्लिनिकल एनालिसिस सारा जो है ना वो इसके स्कोप हैं। और आप इसको पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्कोप का हेडिंग देके फूड, वाटर, एनवायरनमेंटल, क्लिनिकल एनालिसिस इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक दफ़ा मैं दोबारा बताता हूँ जिन बच्चों को समझ नहीं आएंगे पॉइंट बनाना कैसे है। आप लिखेंगे सबसे पहले ऊपर डेफिनेशन लिख दी आपने, डेफिनेशन लिख दी, सारी डेफिनेशन ये आपने लिख दी मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब आप नीचे एक स्कोप की हेडिंग देंगे, ये मैंने सारे कैपिटल में लिख दिया, आपने ऐसे लिखना है जैसे लिखते हैं, ठीक है ना। स्कोप के बाद आप नीचे एक पॉइंट बनाएंगे, ठीक है जी। ये आपने बनाया एक पॉइंट, फिर एक पॉइंट बनाया और फिर एक पॉइंट बनाया। अच्छा जी, अब मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे। पहला पॉइंट लिखेंगे फूड, दूसरा पॉइंट लिखेंगे वाटर और तीसरा पॉइंट लिखेंगे इन्वायरमेंट एंड क्लिनिकल। अगर आपको ये एक लफ्ज़ याद होता है, अब एक ही लफ्ज़ याद कर लें, इन्वायरमेंटल याद कर लें सिर्फ, ठीक है ना। ये सब क्या इसके स्कोप हैं। आप स्कोप के डेफिनेशन लिखी है आपने, डेफिनेशन लिख दी, उसका स्कोप की हेडिंग दी, उसके नीचे लिखा फूड, वाटर, एनवायरमेंटल, क्लिनिकल एनालिसिस। इस तरह से आप जब डेफिनेशन लिखते हैं ना तो आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। ये आपके नोट्स में यहाँ तक जो है ना कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे जो है ना हम टेस्ट योरसेल्फ 1.1 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो है ना आप नेक्स्ट लेक्चर वॉच करेंगे तो आपको टेस्ट योरसेल्फ 1.1 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है ना आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला अब आपकी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। यहाँ तक हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।